Now, today's our guest is Dr. वैभव मेहता. आपको एज अ साइंटिस्ट बन के आप लाइक कैसा फील हो रहा है? 2009 की बात है। मुझे रिसर्च में जाना है जिससे अच्छे से अच्छे पेपर्स में दुनिया को दे सकूं। तो पेपर पब्लिकेशन का और रिसर्च का जो डिस्टेंस जर्नी है वो जरा बताइए कि उसके अंदर क्या क्या करना होता है. आप काम क्यों करते हो? टू पब्लिश योर वर्क with the good reputed journal is a challenge. Students should have to click the ideas during the masters only. Try to get updated with the recent technologies, like how we can integrate artificial intelligence, machine learning with the recent technology. So that's good news for everyone. तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जब तक हम लोग उसको हासिल ना करते तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं. Hello everyone, welcome to my podcast. And first of all, thank you so much for your great support to this channel and for getting more information. First, subscribe the channel, like, share and comment. Now, today's our guest is Dr. Vaibhav Mehta, a scientist in a nanotechnology, and he completed his PhD from chemistry department in the SVNIT Institute in the Surat, Gujarat. नाउ ही ऑल्सो एंड मैं उसके बारे में कितना बोलूं उतना कम है बिकॉज उन्होंने 36 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं प्लस 16 प्लस बुक चैप्टर लिखे हैं इंटरनेशनल जर्नल के अंदर विथ अ गुड साइटेशन इम्पैक्ट फैक्टर. नाउ उसके बाद में बात करूं आप लोगों को कि डॉक्टर वैभव मेहता सर है, उसने यंग साइंटिस्ट रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया है इन द ईयर 2022. Also achieve like top 2% scientists worldwide in that single year, that is 2022. एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के वो लाइफ लॉन्ग मेंबर्स भी हैं. उसके बाद इंडियन पेटेंट एजेंट जो हम बोलते हैं उसका भी वो लोग वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट एजेंट भी है. और अभी का जो रिसेंट में एज अ साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों को बात करूं तो उसका रिसेंट अभी वर्क चल रहा है वो है ऑप्टिकल नैनो प्रोब के अंदर टू डिटेक्ट द मेटल आयन बायोमेडिसिन के अंदर, जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही रोल है. बायोपेस्टिसाइड्स, नैनो प्रोब्स, ये सारी चीजों के अंदर अभी रिसेंटली उसका वर्क चल रहा है. और उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट की बात करें कि यंग साइंटिस्ट का अवार्ड तो मिला ही है, उसके अलावा उन्होंने 15 प्लस नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए है, सेमिनार्स अटेंड किए है, सिंपोजियम भी अटेंड किए है. सो आज हम लोग ऐसे साइंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं डॉक्टर वैभव मेहता. वेलकम यू सर, नमस्ते. नमस्कार. नमस्कार. आपको एज अ साइंटिस्ट बन के आप लाइक कैसा फील हो रहा है? साइंटिस्ट बनने का पहले से ऐसा सपना तो नहीं था, लेकिन सबसे पहले मैंने बीएससी कंप्लीट किया केमिस्ट्री में. उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए. तो उस टाइम 2009 की बात है. उस टाइम पे बायो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी ये जो दो सब्जेक्ट है बहुत डिमांडिंग थे, क्योंकि उसकी वजह से ही जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात करते थे, तो ये जो दो फील्ड है उसकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता था. So at that time I choose to go with the nanotechnology. So I did my MSc in nanoscience and nanotechnology from Sardar Patel University. Yes. And I was the gold medalist at that. Great. And after that, when during the MSc मुझे लगा कि रिसर्च एक आपको सोसाइटी के पास लेके जाता है, क्योंकि काफी सारी ऐसी समस्या है सोसाइटी की जो आप बीइंग एम्प्लॉय सॉल्व नहीं कर सकते. बीइंग अ रिसर्च साइंटिस्ट काफी सारी सोसाइटी की जो समस्या है आप उसको अपने पास एक एज अ प्रॉब्लम लेके चैलेंज लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं. Okay. तो एमएससी के बाद मैंने सोचा, देन आई ऑप्टेड फॉर द पीएचडी एट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एसवीएनआईटी. और वहां से मुझे और जाकर के आई जस्ट वांट टू बी एकेडमिशियन. मुझे रिसर्च में जाना है जिससे अच्छे पेपर्स में दुनिया को दे सकूं और आगे वाली जो जनरेशन है उन लोगों को एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी में दे सकूं. ओके, तो आपने करियर का एज अ साइंटिस्ट पहले से डिसाइड नहीं था? नहीं, पहले से डिसाइड नहीं था. आफ्टर एमएससी, व्हेन आई वाज डूइंग एमएससी एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग ऑन द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन. तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा उस इंस्ट्रूमेंट से मुझे लगाव हो गया, क्लिक हुआ कि ये इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े तो काफी अच्छा हम लोग भी कर सकते हैं. जैसे एरोस्पेस में उसकी काफी सारी एप्लीकेशंस है, मेडिसिन में काफी सारी एप्लीकेशंस है, कॉस्मेटिक्स में है, पेंट्स में है. ऐसी कोई भी फील्ड आज के डेट में बाकी नहीं है जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. ओके, तो एट द टाइम यू क्लिक दे कि हम साइंटिस्ट का अगर मैं फील्ड सिलेक्ट करता हूँ तो मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ दे सकूंगा सोसाइटी को. एग्जैक्टली. सो उसी टाइम पे एक प्रॉब्लम भी हमारे पास आया था. अभी हम लोग जो लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बात कर रहे थे, तो इन 2009 आई हैव वर्कड ऑन द
diamonds, nano Yes. diamonds. Oh, So I have prepared the nano diamonds on the quartz and the stainless steel to strengthen the quartz and stainless steel. okay. So in 2009 my Nice. project was that one. Okay, So अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने 2009 में काम किया था हाँ. वो अभी लैब ग्रोन डायमंड की तरह अभी हम लोग मार्केट में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. ओके, दैट्स अ ग्रेट हाँ. थिंग. तो साइंटिस्ट को लाइक बहुत पहले पता चल ही जाता है कि इन फ्यूचर क्या होने Exactly, वाला हाँ, है. हाँ. तो बेसिकली सब लोगों को ना साइंटिस्ट में अभी लाइक डॉक्टर लाइन है, इंजीनियर लाइन और बेसिक जो साइंस है उसके बारे में पता है. और नैनोटेक तो लाइक बुक के तक लिमिटेड है और साइंटिस्ट से वी आर नोइंग दैट. बट कॉमन जो नॉर्मल पर्सन है उन लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जरा आइडिया दीजिए. अगर मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझाऊं, अभी तो काफी सारे लोगों को पता है. सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ टाटा नैनो. ठीक है, जो टाटा वालों ने नैनो कार निकाली थी उसका कंसेप्ट ही यही था कि आपको कम दाम में ज्यादा माइलेज वाली कार मिले. एंड इट वाज अ कॉम्पैक्ट कार. तो ये एक, अगर मैं आपको इस चीज से समझाना चाहूँ तो नैनो का वर्ड जो है दैट इज, उसका ग्रीक वर्ड है ड्वार्फ. उसका मतलब है स्मॉल. उसका अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो 1959 में देयर वाज वन फिजिसिस्ट रिचर्ड पी फैमन. उसने एक स्टेटमेंट दिया था, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम. कि आप मटेरियल्स के डायमेंशन में जितना नीचे जाओगे उतना आपको उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज मिलेगा. ठीक है. दूसरा एक एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूँ कि अगर हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है तो वो 100 करोड़ में से अगर मैं एक ही आदमी की बात करूं तो 100 करोड़ के सापेक्ष में वो एक आदमी नैनो है. ओके. तो इस तरह से हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं. कोविड-19 के टाइम में हम सब लोग कोरोना वायरस से वाकिफ है. तो कोविड-19 की साइज कितनी थी? इट वाज 80 नैनोमीटर. सो ऑल द वायरस which we are surrounded by are the nanoviruses, we can say. Yes, of course. तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी इज अ माइन्यूट स्टडी, वेरी वेरी माइन्यूट स्टडी. ओके. तो कोई भी अगर बच्चा है तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर जाना है तो बेसिक उसके लाइक क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज क्या रहेंगे? अगर किसी को नैनो टेक्नोलॉजी में जाना है, पहले तो गुजरात में एक ही इंस्टीट्यूट थी जो ये सब्जेक्ट ऑफर करता था. नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर ऑफरिंग दिस नैनो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स. बट स्पेसिफिकली अगर किसी को यही फील्ड में रिसर्च में जाना है तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ये एडवाइस दे सकता हूँ कि यू कैन कंप्लीट योर बीएससी और बीटेक, देन गो फॉर द मास्टर्स स्पेसिफिकली विद द इलेक्ट्रॉनिक्स. क्योंकि अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, क्वांटम मिशन के बारे में बात कर रहे हैं. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर हैविंग अ वेरी ह्यूज रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. तो आप मास्टर्स करने के बाद यू जस्ट गो फॉर द पीएचडी एंड गो फॉर द पोस्ट डॉक, देन यू कैन चूज दैट वेदर यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिशियन. ओके. तो एट दैट टाइम स्टूडेंट्स कैन डिसाइड कि स्टूडेंट कैन डिसाइड ओके कि किस पाथ के किस अंदर पाथ में जाना है. है. उसके बाद अगर मैं कोई भी रिसर्च कर रही हूँ लाइक पीएचडी के अंदर मैंने रिसर्च किया है तो बच्चे अब ऑलमोस्ट बोलते हैं कि मुझे पेपर पब्लिश करना है, पेपर पब्लिश करना है. तो पेपर पब्लिकेशन का और रिसर्च का जो डिस्टेंस जर्नी है वो जरा बताइए कि उसके अंदर क्या क्या करना होता है. ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है. जनरली जो भी बच्चा पीएचडी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, उसके लिए पेपर पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. हालांकि अभी यूजीसी ने वो रूल्स निकाल दिया है एज पर 2023 दैट पेपर्स आर नॉट मैंडेटरी. Okay. बट व्हेन यू आर गोइंग टू पब्लिश योर वर्क, आप काम क्यों करते हो? क्योंकि आपको लोगों को बताना है कि मैंने ये काम किया, दिस वर्क इज वेरी यूजफुल टू द सोसाइटी. है ना? रिसर्च वर्ड यही है, रिसर्च. है ना? आप काफी चीजों को वापस से उसको मॉडिफाई करके आप सोसाइटी के सामने उसको रख रहे हो. सो आपको, जब आपने अच्छे से काम किया तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपका काम किस जर्नल में जा सकता है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि देयर आर मल्टीपल पब्लिशर्स आर अवेलेबल. जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, स्प्रिंजर है, साइंस डायरेक्ट है, विले है, टेलर एंड फ्रांसिस है. और ये सब पब्लिकेशंस में भी, ये सब पब्लिशर्स में भी देयर आर नंबर्स ऑफ जर्नल्स. इम्पैक्ट फैक्टर. मैं आज की डेट में ऐसा बोलना चाहूंगा कि आपका कोई भी काम हो, कोई ना कोई जर्नल तो उसको एक्सेप्ट कर ही लेगी. बट टू पब्लिश योर वर्क विद द गुड रेप्यूटेड जर्नल इज अ चैलेंज. तो उसके लिए आपको अच्छे से एक लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा. आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है, आपका जो समरी ऑफ द वर्क है, दैट यू नीड टू सर्च ऑनटू द स्पेसिफिक पब्लिशर्स वेबसाइट कि मेरा जो वर्क है वो कौन सी अच्छी जर्नल में जा सकता है. नाउ द जर्नल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. उसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. आज के डेट में Q1 कैटेगरी की जर्नल है, Q2 कैटेगरी की जर्नल है, Q3 कैटेगरी की जर्नल है और Q4 कैटेगरी की जर्नल है. अगर हम लोग Q1 कैटेगरी की जर्नल के बारे में बात करें, सो दीज आर द टॉप 25% जर्नल्स जिसका इंपैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है. अभी इंपैक्ट फैक्टर कैसे बढ़ेगा? अगर आपने वो जर्नल में पेपर पब्लिश किया है
और अगर कोई और स्टूडेंट या और कोई साइंटिस्ट या कोई भी पर्सन उसको रिफर करता है, उसको साइट करता है, तो ऑटोमेटिकली वो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है। ओके। तो Q1 जर्नल में आपके टॉप 25% जर्नल आ जाते हैं। हाँ। तो मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप पेपर पब्लिश करें, ट्राई टू पब्लिश योर वर्क इनटू द Q1 कैटेगरी जर्नल। ओके। दूसरी आपकी आती है Q2 कैटेगरी जर्नल, उसमें आपका आ गया 25 to 50% ऑफ जर्नल्स। उसके बाद Q3 कैटेगरी जर्नल्स में आपका जो 50 to 75% है वो आ गया, और Q4 कैटेगरी जर्नल में आपका जो बिलो 25% है, जो जर्नल नई नई स्टार्ट हुई है, हाँ। वो Q4 कैटेगरी में आती है, बट Okay. उसका साइड स्कोर अच्छा हो सकता है। सो बिफोर पब्लिशिंग योर वर्क यू शुड हैव अ थॉरली नॉलेज अबाउट द journal Journals, in okay. which journal you are going to publish, Yes. and what is the side score of that journal, Okay. that the student need to understand. Yes, they should know कि हमारा जो वर्क है वो ऐसे ही लाइक पस्ती की तरह कोई भी लैब में पड़ा नहीं रहना, पढ़ा ना रहे, पब्लिश करना जरूरी है। पब्लिश करना बहुत इसलिए जरूरी है। कोई भी काम कर रहा है रिसर्च तो इतना वो कैपेसिटी रखे कि वो पब्लिश तो करे, पब्लिश करे एटलीस्ट। Okay. उसको पब्लिकेशन के रूप में अगर आपका कोई अच्छा सा प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, जैसे आपने बोला आई एम आल्सो इंडियन पेटेंट एजेंट, तो अगर आपके पास अच्छा सा प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, देन गो फॉर द पेटेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्फसाइजिंग ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाउअडेज। Okay. कि आप अपना जो काम है, अगर इफ इट इज अ गुड वर्क, देन गो फॉर द पेटेंट। अगर Okay. आपका अच्छा प्रोडक्ट निकल रहा है आपके काम से, हाँ. अच्छा प्रोसेस आपका है, तो उसको पेटेंट करवाइए, Okay. और आप उसमें से अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। Oh, अगर कोई कंपनी आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, कोई कंपनी आपकी प्रोसेस लेने के लिए तैयार है, तो आप उसमें से अच्छे से पैसे कमा सकते हो। ओके, सो दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। तो रिसर्च का क्राइटेरिया, अगर आपने अभी बोला ऐसे कि सब लोग बोलते हैं कि रिसर्च में जस्ट टाइम वेस्ट होता है और जो हिस्ट्री मिलती है वो सब काम आती है साइंस में, बट काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि इसमें इनकम बहुत लो है, तो इज दैट ट्रू और नॉट? अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर अच्छे से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि इसमें इनकम बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बोला कि इफ यू आर डेवलपिंग अ गुड प्रोसेस और प्रोडक्ट, अगर आप उसको पेटेंट करवाओगे तो काफी सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। अभी तो स्टार्टअप का जमाना है, yes. हर एक बंदे को अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो इफ यू हैव अ इनोवेटिव आइडिया, अगर आपके पास अच्छे सा प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, देन गो फॉर द स्टार्टअप, उसमें आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। एंड बीइंग अ रिसर्चर, देयर आर मल्टीपल फेलोशिप्स आर अवेलेबल फॉर द रिसर्चर्स एज वेल फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। जैसे डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इवन इन अवर गुजरात वी आर हैविंग गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी। So there are multiple agencies which are providing you a good amount of fellowship for the researchers. So I can say there is a little bit of challenge for the researcher to survive. Yes, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उसमें काम ना कर पाओ। ओके, तो अभी ऐसा है कि सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। ओके, तो कोई गर्ल या बॉय किसको भी जाना है तो वो चूज कर सकते हैं, जा सकते हैं। और हर एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैं भी सोचती रहती हूँ कि गर्ल और बॉयज, उसके कंपैरिजन में गर्ल्स फेसेस मैनी प्रॉब्लम इन रिसर्च कंपेयर टू बॉयज, तो वो सच है या नहीं? बेसिकली जब भी आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे एक वर्ड पता है कि यू नीड टू हैव अ पेशेंस, है ना। आपको रिसर्च में क्या है, रिसर्च अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अल्टीमेटली रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स। अगर आपका रिसर्च में रिजल्ट्स अच्छा ना है तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप ये डायरेक्शन में ना जाएं, है ना, तो वो भी आपका एक रिसर्च है। ऐसा ही नहीं कि हर बार आपको रिसर्च में पॉजिटिव रिजल्ट से मिलते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन बेसिकली दे नीड टू एस्टैब्लिश देयर ओन फैमिली, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ सफिशिएंट टाइम टू स्पेंड इनटू द रिसर्च। तो वो एक उन लोगों के लिए एक लिमिटेशंस मैं बोल सकता हूँ। अदरवाइज अगर आज की डेट में हम लोग देखें तो काफी सारी पोजीशंस ऐसी है जहां पे महिलाएं लीड कर रही है। इवन इन द गवर्नमेंट एजेंसी काफी सारी फंडिंग एजेंसी है जहां पे महिलाएं लीड रोल में आगे आके अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल्चर को है उसको आगे लाने में बहुत ही प्रयास अच्छा कर रही है। ओके, तो अभी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को रिसर्च में नहीं जाना चाहिए, दे कैन आल्सो बी एन रिसर्चर। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि गर्ल्स कैन बी अ गुड रिसर्चर, yes, managing the all situation. they can do a good research, yes, because they can tackle a problem in very well manner, तो वो अच्छे से एक अच्छा रिसर्च सोसाइटी को श्योरली दे सकती है। ओके, और अभी इकोनॉमिक लेवल की मैंने बात की, नैनो टेक्नोलॉजी की, तो अभी नैनोटेक अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ रिसर्च के अंदर तो उसको मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं उसका, या फिर अभी चांसेस लो है? अगर हम लोग 15 साल पहले की बात करते तो मेरा आंसर होता नो। ओके, बट नाउअडेज वी हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी है कि काफी सारे प्रोडक्ट अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे अवेलेबल है। हाँ, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लो, आपके कॉस्मेटिक्स, सो कॉस्मेटिक्स में द पीपल आर यूटिलाइजिंग द जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, द पीपल आर यूटिलाइजिंग द कार्बन ब्लैक, द पीपल आर यूटिलाइजिंग द गोल्ड नैनो पार्टिकल्स।
So the industrialization of the nano products are now taking place. ओके तो अभी प्रोडक्ट जैसे ग्रेफिन शीट्स है, काफी सारे कंपोजिट्स आर मेड अप विद द नैनो मटेरियल्स. यस तो अभी ये हम लोग फेज में है, ये एक अच्छा फेज है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए. तो काफी सारे प्रोडक्ट अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रही है. ओके तो नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी एन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल नाउअडेज. डेफिनेटली डेफिनेटली. ओके तो दैट्स गुड न्यूज फॉर एवरीवन. ओके तो नैनोटेक के अंदर दूसरा ये था कि कोई भी रिसर्च कर रहा है तो नैनो लेवल के बोलते हैं कि मैं रिसर्च लैब डेवलप करना चाहती हूँ नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड में. तो इज दैट कॉस्टली कंपेयर टू अदर लैब? हाँ, वो एक आपके लिए कॉस्टली हो सकता है, बिकॉज अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि 1960 में सबसे पहले रिचर्ड फेबन ने ये बोला था, बट नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप होना स्टार्ट हुआ 1990 से. सो बिफोर 30 इयर्स बिफोर द एज ऑन डेट. क्योंकि हमारे पास ऐसे सफोस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थे. क्योंकि इफ आई विल टॉक विथ, अगर हमको हमारी नेकेड आई से कुछ देखना है तो वी कैन गो अप टू 5 mm. उससे कम हम लोग देख नहीं सकते. उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप. तो अभी जो हम लोग बात करें वो तो हम लोग नैनोमीटर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, एंड दीज microscopes are cost in crores. Okay. So that's why it is little bit of to establish a lab of nanotechnology, little bit of costly affair. But nowadays we do have a sufficient infrastructure in India as well. Okay. जहाँ पे आप आउटसोर्सिंग करके भी आपके सैंपल को कैरेक्टराइज करवा सकते हो और आप उसके रिजल्ट्स ले सकते हो. तो अगर ये लैब डेवलप करना है तो द गवर्नमेंट आर सपोर्टिंग और नॉट? गवर्नमेंट राइट नाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग फॉर द स्टार्टअप्स अगर आपको लैब डेवलप करना है. बट अदरवाइज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अगर आपकी कोई सेंट्रल लैबोरेटरीज है तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट इज फंडिंग. ओके. आपको अच्छे से फंड देती है आपको इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के लिए, लैबोरेटरी सेटअप करने के लिए. और गुजरात के अंदर पर्टिकुलर हम लोग सूरत की बात करें तो यहाँ पे नैनोटेक का रिसर्च अभी चल रहा है, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स के नेम? अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली द SVNIT, Yes. Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, in I think all the departments they are working on the nanotechnology. Then even in the VNSU, Vinerbat South Gujarat University, Department of Bioscience and the Department of Biotechnology, they are working on the nanotechnology. Okay. Even Sarvajanik University, some of the students are working Yes. with the nanotechnology. We have a Navsari Agriculture University in Surat Biotech Institute. So in that institute also the people are working on the nanotechnology. So right now the horizon of the nanotechnology is expanding. The people are knowing more about the nanotechnology. They are more emphasizing the applications of nanotechnology in the wide variety of fields. ओके तो नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज वो सब बढ़ रहा है, बट इज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इफेक्टफुल? उसमें भी काफी सारी चर्चा हुई है पास्ट में कि व्हाट अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ द नैनो मटेरियल्स, बिकॉज ड्यू टू द टाइनी साइज ऑफ दैट नैनो पार्टिकल्स दे कैन इजीली go into your body. So basically the government of India has already released the advisory for that one. कि अगर आपको आपका जो नैनो बेस्ड प्रोडक्ट है अगर किसी और प्रोडक्ट में उसके जैसे कॉस्मेटिक्स में यूज करना है, पेंट्स में यूज करना है तो उसकी लिमिटेशंस कितनी होनी चाहिए. और फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आल्सो दे हैव प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस for the agri inputs कि अगर if you are utilizing the nano materials like nano fertilizers or nano pesticides, so what are the limits should be used for the specific application. So there are certain kind of guidelines has been provided. Okay. अगर आपके प्रोडक्ट में उससे ज्यादा मात्रा पाई गई तो आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकता. ओके तो उसके पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए. क्लैरिफिकेशन चाहिए. ओके कितने अमाउंट्स में वी आर यूजिंग? हाँ. ओके all the details you have to provide it with the product. तो बाउंड अक्रॉस द बाउंड्री नहीं जाना है. Across the boundary you cannot go. और दूसरा ये था कि पेस्टिसाइड्स है तो उसके अंदर बायो पेस्टिसाइड्स है, बायोटेक इन्वॉल्वमेंट है, अभी उसके अंदर नैनो इन्वॉल्व हुआ है. तो वो मैं बोल रही हूँ कि इफेक्टफुल क्या है नैनो पेस्टिसाइड्स का? अगर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे जो सोर्सेज है अवेलेबल है, तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द नैनो. ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि इफ वी आर हैविंग 3 डिफरेंट जार्स. ठीक है, हमारे पास 3 जार है. एक में हम लोग जो टेनिस बॉल होते हैं उसको भरते हैं. तो इन द जार वी कैन हैव 4 to 5 टेनिस बॉल्स. दूसरे जार में अगर हम लोग मार्बल्स भरें तो उसमें हम लोग 50 मार्बल्स भर सकते हैं. और तीसरे जार में हम लोग क्या भरेंगे? तीसरे जार में हम लोग लेंगे सैंड. सो आप मुझे बताइए कौन से जार में सबसे ज्यादा मटेरियल आएगा? सैंड वाले. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उसके पार्टिकल साइज कम है. उसके साइज ही कम है. सो अल्टीमेटली यही रीजन है कि इफ वी आर गोइंग डाउन टू द नैनो लेवल वी कैन हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया. और
कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके सरफेस से मानी जाती है। अगर किसी मटेरियल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है देन दे आर हैविंग एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज, और जैसे ही हम लोग मटेरियल के डायमेंशन में नैनो लेवल तक जाते हैं वहां पे उसकी सरफेस इतनी बढ़ जाती है कि वी कैन हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल। ओके सो बेसिकली नैनो पेस्टिसाइड में क्या होता है, वी आर डेवलपिंग द नैनो मटेरियल्स and whatever the our main component, for example we are having atrazine pesticides, so we are loading that pesticide onto that nano material, ओके and that specific atrazine will get released। जब भी उसको रिलीज होना है वो स्लो रिलीज होता है, ओके तो हम उससे हमारा जो पेस्टिसाइड ज्यादा यूटिलाइज होता है उसको भी कम कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड। और दूसरा, जब भी वो क्रॉप को पेस्टिसाइड चाहिए उस टाइम हम उसको रिलीज करवा सकते हैं। ओके तो इसकी वजह से कंपेयर टू वो पॉल्यूशन भी आपका कम होगा, सॉइल डिग्रेडेशन जो है, सॉइल का जो पॉल्यूशन है वो भी आप कम कर रहे हो, वाटर पॉल्यूशन भी कम कर रहे हो, एयर पॉल्यूशन भी कम कर रहे हो, बिकॉज द जो भी अमाउंट यूज होता है नैनो पेस्टिसाइड में वो बहुत ही कम होगा। दैट इज द रीजन। वो तो बहुत अच्छी बात है, बट तो नैनो पेस्टिसाइड यूज करना तो उसके पहले सॉइल टेस्टिंग जरूरी है। Soil testing, specifically when we are utilizing the pesticide, we are applying that pesticide for the specific pest। ठीक है, तो उसमें तो सॉइल टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नैनो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो नैनो फर्टिलाइजर के लिए अगर आप पहले सॉइल टेस्टिंग कर लो तो वो थोड़ा बेटर रहता है। ओके तो इसको रिप्लेस करने का इन फ्यूचर चांसेस ज्यादा लग रहा है? चांसेस है, इवन द गवर्नमेंट हैज रिलीज द नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी। इसको ने जो रिलीज किया है तो द फार्मर्स आर यूटिलाइजिंग दैट वन। सो राइट नाउ इट इज ऑन द ट्रायल पीरियड। सो अभी रिसर्च लेवल पे ही हम लोग बोल सकते हैं। काफी सारे क्रॉप में हम लोग अच्छे से रिजल्ट अभी मिल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू यू कि नैनो जो फर्टिलाइजर है, नैनो फर्टिलाइजर और जो बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फूड अभी चल रहा है, तो उसकी कंपैरिजन में नैनो रिप्लेस कर सकता है उसको, या ये तो थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो गया। बेसिकली नैनो फर्टिलाइजर का रोल क्या है कि जब भी हम लोग जो कन्वेंशनल यूरिया यूज करते हैं उसमें 40% जितना नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, और उसमें कुछ 40-45 केजी की एक जो बैग आती है वो 40 to 45 केजी की आती है। नैनो यूरिया में क्या है, यू आर हैविंग ओनली 500 ml ऑफ बॉटल, दैट बॉटल यू कैन यूज इनटू 20 लीटर of water। So ultimately in that case also you are getting a 4% of nitrogen। So the amount of nitrogen is less, but the number of nitrogen molecules are more, 80,000 more times than the regular urea। Because urea में क्या होता है, जो यूरिया कन्वेंशनल यूरिया फर्टिलाइजर है, इट इज लाइक अ ग्रैन्यूल्स, है ना, वो दाने जैसा होता है। तो जैसे हम लोग उसको स्प्रे करते हैं या उसको डालते हैं वो दाना टूट जाते हैं और वहां पे वो स्प्रेड हो जाते हैं, उस हिसाब से क्रॉप को या सोइल को जो नाइट्रोजन मिलना चाहिए वो मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो प्लांट का स्टोमेटा है, व्हेन यू आर डूइंग अ फोलियर स्प्रे, मतलब आप स्प्रे की मदद से जब नैनो यूरिया देते हो तो स्टोमेटा की मदद से आपका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो प्लांट के अंदर तक जाएगा और उसको ग्रोथ में हेल्प करेगा। दैट इज द मेन रीजन दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। ओके, इसलिए नैनो का रोल उसमें बहुत ज्यादा है। ओके, और अभी चलो ये तो बायोटेक के बारे में और रिसर्च की बात करती, आप अपनी अभी जो साइंटिस्ट की लाइफ होती है ना, अभी सबको क्या होता है कि साइंटिस्ट लाइक कोई भी साइंटिस्ट है तो एक रूम में रहते हैं, खाते पीते, किसी के बात नहीं करते, ओनली रिसर्च। तो आप शेयर कीजिए कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, दे आर आल्सो बी एन ह्यूमन बीइंग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी आर आल्सो फैमिली पर्सन, तो रिसर्च के टाइम पे वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द रिसर्च, लेकिन जब फैमिली का टाइम होता है तब वी आर गिविंग फुल टाइम टू द फैमिली। बट यही है कि अगर हमारे पास कोई चैलेंज आता है कि हमको ये कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है, ये कुछ प्रोसेस डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जब तक हम लोग उसको हासिल ना करते तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा अभी के टाइम में तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, वो कमरे में बैठा रहता है और सिर्फ उसी काम में लगा रहता है, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो दे आर living their life very fully। Okay, आप अपनी जरा लाइफ जर्नी शेयर कीजिए। See, basically अगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि 2015 में I completed the PhD, then I am academician right now, and during this journey I felt very joyous। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काफी सारे ऐसे अच्छे काम मैंने किए हैं। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल प्रोब्स, जैसे आपने बोला मैं पेस्टिसाइड के सेंसर्स डेवलप कर रहा हूँ, देन मेटलैंस के सेंसर्स मैंने ऑलरेडी डेवलप की है, देन ऑल्सो आई एम डेवलपिंग अ बायो इमेजिंग एजेंट। जैसे काफी सारे कैंसरस पेशेंट है, अगर उसमें डायग्नोसिस अगर हमको टाइम पे ना मिले तो उसकी ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है,
So I am developing a certain kind of products which can be used to diagnose the cancer at very early stage. तो ये सब चीजें अगर आगे जाके सोसाइटी को अच्छे काम में आएगी तो ऑफ कोर्स हम लोगों को भी अच्छा लगता है. बट वी आर स्टिल मोर लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी कि हम लोग फार्मर्स को कैसे अच्छे से उसको मतलब अग्री करवा सके कि यू कैन यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स एज वेल. And there are certain more fields where we can also see the applications of the nanotechnology at very large scale. Okay, or nowadays the cancer patient amount increasing in the Gujarat particularly. तो उसका reason according to you क्या होना चाहिए? Like see, there are multiple reasons. See, lifestyle can be there. Then the certain kind of foods what we are consuming, so amount of pesticide present in that one. So there are multiple reasons can be there. Okay, like sunlight affects. Sunlight is also there. It is also one kind of factor we can say. Yes, तो बेसिकली अभी मेरे को यही सबको बोलना है कि सनलाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो जरा बताइए कि कौन सा हैजार्डस है कि उतने टाइम पे पर्टिकुलरली अपनी स्किन को या बॉडी को अभी तो सी वी ऑल आर हैविंग द स्मार्ट वॉच. ओके, सो इफ यू आर हैविंग द स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली आपके वॉच में सिग्नल आ जाते हैं कि नाउ द यूवी रेज आर वेरी हाई. ओके, सो ट्राई टू अवॉइड टू गो आउटसाइड. So basically at that time when your smartwatch is giving you the signal, avoid. Otherwise you can use the SPF 15, SPF 30 sunscreen lotion. So they are very strong lotions. You can apply on your skin and you can prevent yourself from the damage of the sun. तो आपकी अब तक की जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट हर कोई की लाइफ में होती है, तो आपकी कौन सी है? मेरी सबसे अच्छी मेमोरेबल मोमेंट है जब मैंने 2015 में PhD कंप्लीट किया था. ओके, एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी टू हैव अ गाइड लाइक I just want to say thank my guide is Dr. K. Suresh Kumar. तो आप भी उनसे मिले हैं. So उन्होंने मुझे ऐसी मतलब they have cultivated me, they have nurtured me in a such kind of manner कि आगे लाइफ में जाके कोई भी चैलेंजेस आएगा तो मैं I can face it very strongly. कभी भी उसमें सेटबैक नहीं लूंगा. और वो जो जिस टाइम मुझे डिग्री मिली थी और सर ने बोला कि नाउ फाइनली यू आर PhD, that is one of the most memorable moment for me. ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो आप अभी बच्चे जो कर रहे हैं रिसर्च उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं मैं तो उन लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए. सी रिसेंटली यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द IITs, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. द स्टूडेंट्स आर बेटर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि वहां पे उन लोगों के पास जो प्रोजेक्ट है वो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट है. कंपनीज आर गोइंग टू देम कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हमें दो. तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि ना कि जो पिछला हो चुका है उसी को आप रिपीट करते जाए. जस्ट लुक फॉर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर परसिस्टिंग इन द सोसाइटी में वो प्रॉब्लम है. हाँ, रिसेंटली क्या प्रॉब्लम है उसको टेकअप कीजिए, उस पे काम कीजिए. So that will be ultimately a good gift to the society. Yes, novel ideas. Exactly. कॉपी पेस्ट ना करें और एक काम को आप मतलब आप च्युइंगम को चबाते जाओगे तो इनिशियली आपको अच्छा लगेगा. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको फीका लगता है. तो रिसर्च में भी यही है. तो थोड़ा अच्छे से चैलेंज को, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है, वी आर हैविंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें से कोई आप एक प्रॉब्लम को टेकअप कीजिए और उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए. ओके, तो एज कोई भी अगर रिसर्चर्स है उसे नए आइडियाज during I think students should have to click the ideas during the masters only कि मास्टर्स से उन लोग को आइडिया आ जाना चाहिए कि पर्टिकुलरली किस टॉपिक पे हमको काम करना है. और बुक्स आपके अकॉर्डिंग बच्चे अगर पढ़ना चाहे कि ये बुक्स से नए आइडिया है, ऐसी कोई बुक्स? अभी तो एज सच मैं रेफरेंस के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि रेफरेंस बुक के बारे में हमारे पास तो अभी गूगल भंडार है ना. एंड वी हैव अ चैट GPT, वी हैव अ Gemini. So whatever the details you want, you can just it's all the details are just a click away. But there are certain websites you can always look for. I just advise students to regularly visit the website of our Department of Science and Technology, Department of Biotechnology. Regularly visit the website of some of the IITs which are offering the very good research courses, and try to get updated with the recent technologies, like how we can integrate artificial intelligence, machine learning with the recent technologies. ओके, तो यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से exactly. मिल सकता है सब कुछ. तो अभी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने जो मेन जो मेरा एस्पेक्ट था वो सारे फुलफिल कर दिया और बच्चों को भी सारा नॉलेज मिल जाएगा कि बेसिकली अगर मुझे रिसर्चर्स या साइंटिस्ट बनना है तो कैसे क्या करना है वो सब कुछ.
तो आपकी रिसर्च में कोई भी अगर रिसर्च पेपर आप पब्लिश करो तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, इश्यूज आते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? बेसिकली जब भी आप रिसर्च पेपर सबमिट करते हो, सबसे पहले आप किसी जर्नल को आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला स्टेप यस। यही होगा कि आप एक अच्छी सी जर्नल आइडेंटिफाई करोगे विच इज सुटेबल टू योर वर्क। हम्म। उसके बाद यू विल जस्ट सबमिट। हम्म। सबसे पहले वो एडिटोरियल टीम में से पास होती है। एडिटोरियल टीम में से पास होने के बाद वो रिव्यू में जाती है। देन रिव्यूअर विल गिव यू द ऑब्जेक्शन। जो भी उनके रिस्पॉन्सेस होंगे वो रिस्पॉन्सेस को आपको जस्टिफाई करना है। काफी टाइम मैंने देखा कि काफी सारी जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज पे ही रिजेक्ट हो जाते हैं ओके। ड्यू टू द प्लेगियरिज्म। तो वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम एक होता है क्योंकि आपने वो रिसर्च पेपर का जो एम एंड स्कोप है वो अच्छे से स्टडी नहीं किया है। दूसरी चीज, आप जिस भी रिसर्च जर्नल में आपके पेपर डाल रहे हो उसके रेफरेंसेस आप डालो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन वो है, तो होना चाहिए क्योंकि वो जर्नल का जितना साइटेशन बढ़ेगा उतना वो जर्नल को भी फायदा होता है। So you just incorporate the number of references of the same kind of journal. ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि आप ज्यादातर उसमें रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करो कि आपको जो रिजल्ट मिला क्यों मिला। जनरली जो पेपर्स हम लोग रिव्यू करते हैं उसमें क्या आता है कि आपने एक एनालिसिस करवाया, उसका ये रिजल्ट है, ये एनालिसिस करो, उसका ये रिजल्ट। The students are not discussing, even some of the faculties are not discussing about what is the reason behind that, what is the mechanism. So ये एक लैकुना होता है, उसकी वजह से आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट होता है। And to be very honest, the students are now very often they are utilizing the soft copy. So whenever you are trying to publish your research paper, prepare your manuscript, draft 1, draft 2, draft 3, whatever it is, take a print out. Okay. Sit at home, sit at the research lab very calmly, read line by line. At that time you will find some kind of mistake, rectify that mistakes, and after that when you should submit that paper. तो स्मार्ट कॉपी के साथ साथ हमें हार्ड कॉपी भी थोड़ा टाइम पढ़ना चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि नॉट ओनली द सॉफ्ट कॉपी, यू हैव टू रीड द हार्ड कॉपी। अभी के दिन में भी जब भी मेरा रिसर्च पेपर मैं पब्लिश करता हूँ उससे पहले आई जस्ट टेक अ प्रिंट आउट, उसको बैठ के मैं पढ़ता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिले अच्छे से 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद मुझे उसमें मिस्टेक मिलती है। उसी के बाद यू कैन रेक्टिफाई दैट मिस्टेक एंड यू कैन सबमिट। ओके। तो अभी बच्चों को तो बहुत सारा जो मुझे शेयर करना था नॉलेज वो सारा हमने शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो आप सबको भी थैंक यू अगेन टू कंप्लीट द पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड कंटिन्यू आप ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।